हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब। आई होप यू विल बी ऑल फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्लास 11 चैप्टर। इफ you want to take more video with me, so please don't forget to subscribe my channel, and also you can message me on insta at pankaj blogger 360. Okay, now let's start the video. Firstly, we start mechanical property of solid, deforming force. चलो देखते हैं भाई लोग, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। ए फोर्स विच चेंज द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स एक फोर्स होता है जिससे बॉडी चेंज अपना शेप कर दे, साइज कर दे, उसी फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है। इफ़ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, बॉडी कॉल्ड इलास्टिक बॉडी और दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड इलास्टिसिटी। मतलब कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो वो अपना साइज और शेप फिर से रिफॉर्म कर ले, फिर से वो क्या करे कि अपना साइज एंड शेप रिगेन कर ले, उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होता है। इफ़ ए बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब परफेक्ट इलास्टिक बॉडी वो होता है जो पूरी तरह से अपनी रिगेन, अपनी जो साइज़ है वो पूरी तरह से रिगेन कर ले, पूरी तरह से ओरिजिनल साइज़ में आ जाए डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद, उसी को कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। प्लास्टिसिटी क्या होता है। इफ़ ए बॉडी डजेंट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर वो अपनी शेप और साइज को फिर से रिगेन ना कर पाए तो उसे प्लास्टिसिटी कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ ग्राफ देख लेते हैं जो परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी ग्राफ है। इफ़ ए बॉडी डजेंट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन, सॉरी पहले हम देख लेते हैं परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। इफ़ ए बॉडी डजेंट शो एनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज, वो बॉडी जो कोई टेंडेंसी ही शो ना करे ओरिजिनल साइज गेन करने की, उसे कहते हैं परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी। अब यहाँ पे इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पे कुछ ग्राफ दिया हुआ है जो हम ग्राफ के हिसाब से समझेंगे कि जो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी होता है कैसे होता है। When the intermolecular separate R is large, the potential energy of atom is negative and the interatomic force is attractive। जब R जो सेपरेशन है अगर वो लार्ज हो, ओके, व्हेन इंटरमोलिकुलर स्पेस सेपरेशन R जो लार्ज है तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ऑन अदर हैंड when the separation R produce below reduces below the value of R naught, the potential energy increase and interatomic force become repulsive। जब वो लार्ज था तो अट्रैक्टिव था, और जब वो आर जो है लार्ज था तो अट्रैक्टिव था, अब जो लो हो जाएगा तो रिपल्सिव हो जाएगा। ओके, एट द पर्टिकुलर सेपरेशन और नॉट द पोटेंशियल एनर्जी बिकम मिनिमम एंड द इंटर एटॉमिक फोर्सेज विल बी जीरो। आर नॉट जो है अगर कम हो जाए, आर नॉट कम हो जाए तो वहाँ पे एटॉमिक फोर्स जो होगा जीरो होगा। नॉर्मली द एटम ऑक्युपाई द पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कॉल्ड द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है यहाँ पे कि सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी अगर जो पोजीशन है एटम का वो ऑक्युपाई करता है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। ओके, एंड नेक्स्ट कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड ऑन द एटम आर pulled apart or pushed closer to a distance greater so small than or not. After the removal of deforming force, the atom can occupy their original position by applying the attractive or repulsive force। क्या होता है कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगाएंगे, अब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद जब हम उसको रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि जो एटम है या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। देख लेते हैं स्ट्रेस। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई पर यूनिट एरिया इज ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, जो फोर्स है पर यूनिट एरिया पे अप्लाई होती है उसे कहते हैं स्ट्रेस। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और डायमेंशन क्या होता है स्ट्रेस का, ml-1t-2। अब देख लेते हैं स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस इन बॉडी टू ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। कोई भी चेंज इन डायमेंशन का रेशियो अपन में ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपन में ओरिजिनल डायमेंशन क्या होता है, हमारा स्ट्रेन होता है। देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेन। कौन कौन से होते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिकल और यहाँ पे एक होता है शेयरिंग स्ट्रेन। पहले देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। इट इज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन क्या होता है, द वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, दैट इज वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन। क्या होता है वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन की, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट्स वी कैन से दैट वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट, shearing strain. What is shearing strain? It is defined as angle theta through which a force originally perpendicular to the fixed force get turned on the applying tangent force. जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है हमारा थीटा, थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, जिसे हम एंगल थीटा से डिफाइन करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है इलास्टिक लिमिट, द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच the body regain its original shape and size after the removal of deforming force called elastic limit. elastic limit का क्या होता है, जहाँ तक बॉडी अपने शेप और साइज को रिगेन कर सके वो होता है इलास्टिक लिमिट। ओके, इफ द फोर्स एक्सीड द इलास्टिक लिमिट द बॉडी अचीव अ परमानेंट डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड ओवर स्ट्रेन। अगर बॉडी अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाए तो वहाँ पे होता है प्लास्टिसिटी। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम हुक्स लॉ, देख लेते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। रॉबर्ट हुक 1679 गिव ए लॉ विच कैन बी स्टेटेड बाय द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाई टू इट। हुक्स लॉ क्या होता है, जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है वायर में वो डायरेक्टली लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। लेट अ यंग modify the Hooke law which can be stated within the stress directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain, that is the modified by the young modulus or young modify the Hooke's law. Okay, constant is equal to हो जाएगा stress upon में strain and modulus of elasticity coefficient of elasticity. The constant of proportionality is called modulus of elasticity or coefficient of elasticity. It depends on the nature of the matter. The modulus of elasticity is represented by that is E is equal to stress upon strain. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेन, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ मीटर स्क्वायर। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस देख लेते हैं कि क्या होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस क्या होता है, रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच। ओके, तो हम यंग मॉडुलस को लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल, where f is the force, l is the length, a is the area and delta l is change in length. The Young modulus of elasticity is equal to applied force. Young modulus क्या होता है, Young modulus of elasticity क्या होता है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसके इक्वल होता है, which is required to extend the length of wire of unit length having the unit area called unit length. ओके, अब नेक्स्ट अब आते हैं बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के।
बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिकल स्ट्रेन के बीच। अब इसको हम के जो रिप्रेजेंट करते हैं, के से बल्क मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो के इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम। तो इसको अगर हम लिखें सही तरीके से, तो एफ भी अपॉन में माइनस डी भी इंटू ए ये होगा। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी लेते हैं तो कंप्रेसिबिलिटी कुछ नहीं है, बस बल्क मॉडुलस का जो है रेसिप्रोकल है 1/k इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं जो हमारा तीसरा है मॉडुलई, वो है मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। रिगिडिटी में क्या होता है, इसमें जो थीटा होता है, एंगल थीटा, वो थीटा चेंज होता है। कैसे देखते हैं आगे। विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शेयरिंग स्ट्रेन is called modulus of rigidity. It is represented by coefficient n eta. It is represented by eta. Eta is equal to tangential stress upon में शेयरिंग स्ट्रेन। अब मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी क्या होता है, कि रेशियो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के बीच। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में थीटा। इसको अगर हम पूरा लिखें तो फोर्स अपॉन में एरिया अपॉन में चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ, एफ एल अपॉन में डेल्टा एल ए, वेयर एफ इज द फोर्स, एल इज द लेंथ, डेल्टा एल इज चेंज इन लेंथ एंड ए इज एरिया। दैट इज द मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी। I hope you will be able to understand. Now next, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए वायर इज स्ट्रेस द इंटरमोलिकुलर फोर्स कम इनटू प्ले विच अपोज द चेंज इन ए बॉडी। जब भी हम कोई भी वायर को खींचते हैं, स्ट्रेस करते हैं, तो उसमें अपोजिट मोशन तो होगा ही। जब अपोजिट मोशन होगा तो क्या होगा, वो फोर्स को अपोज करेगा। In this condition, a work has done against the restoring force. This work is stress wire stored as a stressing wire is stored as a potential energy which is called elastic potential energy. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब भी हम किसी वायर को खींचते हैं तो उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होता है खींचने के बाद, वही है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा एक्सप्रेस कर देते हैं, कैसे होता है। ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग ऑफ वायर द एवरेज फोर्स ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ डेल्टा एल ऑफ द वायर कैन बी एक्सप्रेस बाय एवरेज फोर्स। जब हम उसको खींचेंगे तो उसमें एवरेज फोर्स जो है, इंक्रीज जो लेंथ हुआ है, उसको हम लेते हैं एक्सप्रेस कैसे करेंगे एवरेज फोर्स को, जो इनिशियल प्लस फाइनल को 2 से डिवाइड कर देंगे, इनिशियल प्लस फाइनल, ओके। तो F/2 आ जाएगा। एंड नेट वर्क डन क्या होता है, एवरेज फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, तो F/2 इंटू एल, डेल्टा एल। ओ सॉरी, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ रहा। नाउ स्टार्ट करते हैं आगे से। आफ्टर स्ट्रेचिंग ए वायर दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। देन पोटेंशियल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ डेल्टा एल होता है, एंड हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल होता है। और यहाँ पे हम डेल्टा एल को लिख सकते हैं हाफ ऑफ एफ बाई ए इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू ए एल एंड हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वी। यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आएगा शायद, हाफ ऑफ एफ बाई ए कहाँ से है, एफ बाई ए और एल को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं और ए एल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बात तो सेम ही हो रही है ना। हाफ ऑफ एफ इंटू डेल्टा एल, बात तो सेम है, हम तो डिवाइड कर रहे हैं, जितना ए एल से डिवाइड कर रहे हैं और ए एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हाफ ऑफ एफ बाई ए और डेल्टा एल बाई एल जो है स्ट्रेन स्ट्रेस हो जाएगा। तो स्ट्रेन से और ए एल जो है हमारा वॉल्यूम होता है, तो सबको पता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वी। यहाँ पे हम स्ट्रेन से डिवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यू बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी बराबर
हाफ ऑफ वाई यंग मॉडुलस अब हो गया ना, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग मॉडुलस, अभी हम पीछे से पढ़ के आ रहे हैं। तो हाफ ऑफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। पोटेंशियल इज पॉइंट यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, हाफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वी, यहाँ पे u अपॉन वी, पोटेंशियल इज पर यूनिट होता है u अपॉन वी। ओके, तो u इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई स्ट्रेन स्क्वायर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ let start more some comparison there. The part B in curve is, oh, where are you going? यहाँ से स्टार्ट है, हाँ यहाँ से, इसको हम देखते हैं पहले। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व इज यूजफुल टू understand the tangential state of a given material. From the above graph, it is clear that the curve from A to 0 is linear. Therefore, in this region, the Hooke's proportionally limit law obey. मीन्स क्या है कि O से A तक जो है, यहाँ पे जो है हमारा इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी, क्योंकि ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये O से A ये हमारा है इलास्टिसिटी। ओके, एंड नेक्स्ट, in the given region A to B, the stress and strain are not proportionally, still the body regain its original dimension. अब A से B क्या है कि वो पूरी तरह से तो रिगेन नहीं कर सकता, टेंजेंशियल को शो करेगा, ठीक, रिगेन करने करने की कोशिश करेगा, शो करेगा, पर वहाँ से रिगेन तो नहीं कर सकता। नॉट प्रोपोर्शनली स्टिल द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन नहीं करेगा पर शो करेगा, टेंडेंसी दिखाएगा रिगेन करने का। अब उसके बाद क्या होता है, पॉइंट बी इन द कर्व इज यील्डिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट दैट द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट इज नोन एज यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पॉइंट बी जो है ना, वही पॉइंट बी ही इस मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है। अब उसके आगे क्या होता है, चलिए हम बताते हैं आपको। द कर्व बियॉन्ड बी शो द रीजन ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब जो बी है, बी से अगर आगे जाएगा तो परमानेंट सेट हो जाएगा, प्लास्टिक फॉर्म कर लेगा, प्लास्टिसिटी हो जाएगी। ओके, अब सी के आगे जाएगा तो क्या होता है, द पॉइंट डी ऑन द कर्व शो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। बियॉन्ड दिस पॉइंट द एडिशनल स्ट्रेंथ लीड टू फ्रैक्चर इन गिवन मटेरियल। अब क्या होगा कि बी तक तो, सी तक तो है हमारा प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक शो करेगा और परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, पर सी के पार अगर गया तो सी के पार जाने के बाद, डी तक जाने के बाद वो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, वहाँ पे क्या होगा कि वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, सी से डी अगर गया तो, हाँ सी से डी गया तो पूरी तरह से वो प्लास्टिसिटी परमानेंट सेट हो जाएगा। डी से अगर क्रॉस किया ई तरफ, अगर डी से पॉइंट डी कर्व शो द टेंडेंसी स्ट्रेंथ टू मटेरियल बियॉन्ड दिस पॉइंट लीड द फ्रैक्चर इन गिवन मटेरियल। हाँ, अगर डी से अगर क्रॉस किया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिया हुआ है यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस जो होता है स्टील का 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एंड यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर का होता है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड ब्रास का होता है 1.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। I hope you will understand better, and you want to take more video with me, so please don't forget to subscribe my channel। बॉस आपके लिए तो मैं बनाता ही रहूँगा वीडियो ऐसा ही। अगर आपको और भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आपको और भी वीडियो नोट्स भेजते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।